आज की क्लास में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने जा रहे हैं निमोनिया के रिगार्डिंग। और किसी भी डिजीज में मैंने आपको एक फॉर्मेट सिखाया था जिसमें करना क्या होता है। सबसे पहले हम ये मेंशन करते हैं कि ये जो डिजीज है उसको कॉज करने वाला एजेंट कौन सा है। ठीक है, तो इसका कॉजेटिव एजेंट हो जाएगा, कॉजेटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। जो न्यूमोनिया की स्पेलिंग है ना, जैसे यहाँ पे न्यूमोनिया लिखा आपने, तो ये न्यूमोनिया की जो स्पेलिंग लिख रहे हैं यहाँ पे बस ई ऐड कर देंगे लास्ट में, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन एक बार पूछा, व्हाट इज द शेप ऑफ न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, तो 11th क्लास में जब आप पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहां आपने सीखा था कि अगर बैक्टीरिया कोमा शेप्ड हो तो विब्रियो कहते हैं, स्पाइरल शेप्ड हो तो स्पाइरिला बोलते हैं। ठीक है, स्फेरिकल शेप्ड हो तो कोकस कहते हैं, रॉड लाइक हो तो बैसिली बोलते हैं। याद आया? तो स्ट्रेप्टोकोकस देख के आपको ये चीज समझ जानी है यहाँ पे कि इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, पहली बात तो क्या है, वो बैक्टीरिया है। दूसरी बात ये उसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ पे सीखी आपने। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, दूसरा एक पॉजिटिव एजेंट है इसका, दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस हीमो इन्फ्लुएंजी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इन्फ्लुएंजा की स्पेलिंग पहले नोट कर लेना है, लास्ट में ई ऐड कर देना है, तो ये हो हीमोफिलस। ठीक है, अब ये दोनों माइक्रोब हैं क्या, बेसिकली कौन सा माइक्रोब है ये, तो ये दोनों बैक्टीरिया है। क्या है ये, बैक्टीरिया। ठीक, देन आगे जब हम लोग इसमें बढ़ते हैं पॉजिटिव एजेंट के सिवाय, तो अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये करता मतलब इस केस में होता ये है कि ये जो माइक्रोब्स है, मतलब ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, तो एक्चुअली इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो एल्वियोलाई है, जो होते हैं लंग्स के, जिनको बोला जाता है, वहां पे इन्फेक्शन कॉज करने का ये काम करता है। तो ऐसे लिख लीजिए, these microbes these microbes infect the alveoli alveoli भी बोल सकते हैं इसको। क्या है ये, एयर फिल्ड सैक्स ऑफ लंग्स, एयर फिल्ड सैक्स कहाँ पाए जाते हैं, ये लंग्स में, पता ही है आपको, ऑफ द लंग्स, ऑफ द लंग्स। इसको ये अफेक्ट करने का काम करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को करेगा। अगर आपसे पूछ लिया गया कल को जाके
कि ये ट्रैकिया को करेगा या फिर ये जो यहाँ पे ब्रोंकाई है उनको करेगा या फिर लास्ट में एल्वियोलाई है उसको करेगा। तो ये भी तो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें ये किस पार्ट को करेगा इन्फेक्ट। तो याद रखिए कि ये जो एल्वियोलाई जो पार्ट है उसको ये इन्फेक्ट करने का काम करता है। ठीक। अब होता क्या है कंसिक्वेंस के तौर पे इतना सब कुछ होने के बाद इसके इन्फेक्शन होने की वजह से वो जो सैक्स है मतलब एल्वियोलाई जो है वो फ्लूइड से फिल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है। बात समझ आ रही है नहीं कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगा के समझना पड़े। तो result as a result of the infection as a result of the infection the the alveoli get filled with get filled with fluid। क्या होगा इसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी लीडिंग टू leading to severe problems severe problems इन रेस्पिरेशन। ऑब्वियस है रेस्पिरेटरी सिस्टम का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जो गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहीं पे एरर आएगा इन रेस्पिरेशन। ठीक है, सिम्टम्स की बात करते हैं। पिछली क्लास में मैंने बोला था कि कोई सी चीज होती है, कोई सा भी डिजीज है, डिसऑर्डर है, तो विदाउट सिम्टम तो हम उसको समझ ही नहीं सकते। और मैं साधारण लोग तो यही सीखते हैं लक्षण क्या होंगे किसी डिजीज के, उनको क्या मतलब है पॉजिटिव एजेंट क्या है। पीपल के लिए बात कर रही हूँ, जैसे अब कोई बायो का नहीं है लेकिन उसको डिजीज के बारे में डिजीज का उसने नाम पूछा, तो पहली चीज वो यही पूछता है या फिर पहली उसकी क्वेरी यही होती है कि इसमें होता क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स कौन सी क्रिएट होती है ना। तो सिम्टम्स की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला सिम्टम, और एक चीज जो मैंने आपको बताया था वीकनेस तो खैर सब में लिखेंगे, लेकिन न्यूमोनिया और भी बहुत सारी चीजें अपने साथ इंक्लूड करके आता है, जैसे फीवर सिम्टम्स में लिखेंगे फीवर, चिल्स, फीवर, चिल्स, हेडेक तो खैर कॉमन है, इसमें फीवर होगा, मैंने बोला था ना एक दिन आपको। फीवर रिलेटेड अगर कोई सा भी डिजीज डिसऑर्डर होगा तो उसमें तो हेडेक तो होगा ही होगा, कंफर्म्ड है। हेडेक भी लिखेंगे इसमें यहाँ पे, एंड कफ, कफ की भी प्रॉब्लम इसमें बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, देन इन सीवियर केसेस इन सीवियर केसेस कोई ऐसा पर्सन है जिसको काफी टाइम से है और वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ गई, तो उसके नेल्स जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, लिप्स हैं, फिंगर नेल्स है, ये सब ग्रे हो जाएगा या ब्लूइश कलर का हो जाएगा। तो उससे भी पता चलता है कि काफी ज्यादा ये कंडीशन जो है कैसी हो गई, सीरियस हो गई है। ठीक है, तो इन सीवियर केसेस द द लिप्स एंड फिंगर नेल्स
and finger nails may turn gray to bluish in color, bluish in ठीक है, ग्रे से जाता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसका इन्फेक्शन आखिर कैसे, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जा सकता है, क्योंकि ये से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है ये? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे एक ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर कोई लगातार स्नीजिंग कर रहा है और जो इसके ड्रॉप वो अगर मूव कर रहे हैं इन माइक्रोब्स के, तो अगर दूसरा कोई हेल्दी पर्सन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं मूव करूंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ती हूँ मैं। करते हैं स्प्रेडिंग, देख लेते हैं आखिर स्प्रेडिंग कैसा कैसे होगा इसका, है ना, जो मैं बोल रही थी उसी मेंशन कर दूँ। चलिए, स्प्रेडिंग में लिख लीजिए, a healthy person, a healthy person can acquire, a healthy person acquires the the infection by inhaling inhaling the droplets the droplets or aerosols released by released by an infected person, an infected person इन्फेक्टेड पर्सन लगातार स्नीजिंग कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसमें जो ड्रॉपलेट्स होंगे उसमें तो माइक्रोब होगा ही होगा, है ना। और उसको अगर किसी हेल्दी पर्सन ने वहां पे इनहेल कर लिया तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, दिस डिजीज या pneumonia also can spread from one person to another person by sharing glasses by sharing glasses and
utensils with an infected person, with an infected person। तभी हमेशा लोगों को बोला जाता है कि अगर बाहर कहीं पे खाने वाने का उनको शौक है तो जो चीजें हैं वो एक बार नोटिस करनी चाहिए कि हाइजेनिक है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी स्प्रेडिंग होगी अगर हम न्यूमोनिया की यहाँ पे बात करते हैं तो। ठीक, अब एक चीज याद रखना है, न्यूमोनिया भी एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड डिजीज है, लेकिन यहाँ पे जो इन्फेक्टिंग एजेंट है वो कौन है, बैक्टीरिया है। ठीक है, लेकिन जब कॉमन कोल्ड की बारी आती है, किसकी बारी आती है, कॉमन, हम लोग टॉपिक चेंज करने जा रहे हैं, मतलब हम लोग दूसरा डिजीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन जब बारी किसकी आती है, कॉमन कोल्ड की। तो कॉमन कोल्ड के केस में क्या है कि जो इन्फेक्टिंग एजेंट है या पैथोजन है या पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है, जो भी आप समझिए, वो पॉजिटिव एजेंट वहां पे कौन हो जाता है, वो पॉजिटिव एजेंट वहां पे वायरस हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट जो डिजीज बहुत साधारण है, मेरे ख्याल से तो अगर इसको सबसे पहले भी पढ़ाया जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बच्चे जानते हैं इसको, दैट इज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड तो खैर सीजनली या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, साथ में कोई ऐसा बच्चा बैठा है आपके साथ जो लगातार स्नीजिंग कर रहा है, तो नेक्स्ट डे पता चलेगा आपको भी कोल्ड हो गया। कहते हैं ना, भाई इसको कोल्ड हो रखा है उसके साथ मत बैठो, या फिर घर में भी अगर किसी को हो रखा होता है वो कहते हैं कि नहीं हमारे से दूर होके रहो तुमको भी हो जाएगा, कहते हैं ना इस तरीके से। रीजन ये है कि इसकी स्प्रेडिंग बहुत फास्ट है, जैसे कोरोना का केस है। ठीक है, अगले नेक्स्ट टाइम जब भी एनसीईआरटी रिवाइज होके आएगी तो उसमें तो काफी डिटेलिंग में कोरोना भी होगा, कोविड का भी केस दिया रहेगा उसमें, है ना। तो ये सब क्या है, बहुत फास्ट स्प्रेडिंग है इनकी, जिसकी वजह से इस पे ज्यादा ध्यान देने को बोला जाता है। ठीक है, अब कॉमन कोल्ड को कॉज करने का काम, जब इसके पॉजिटिव एजेंट को हम लोग देखते हैं तो ये रीनो वायरस या राइनो वायरसेस इनको बोला जाता है। इसका कॉज, इसका तो आपकी मर्जी, आप पॉजिटिव एजेंट बोल सकते हैं, पॉजिटिव एजेंट और पैथोजन। पॉजिटिव एजेंट और पैथोजन। ठीक, ये कौन है, रीनोवायरसेस या राइनोवायरसेस भी बोलते हैं इसको। राइनो, रीनो वायरसेस। तो क्या फर्क है, अगर मैं यहाँ पे पैथोजन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन कोल्ड एंड न्यूमोनिया, तो जो न्यूमोनिया आपने देखा उसके केस में पॉजिटिव एजेंट क्या था, न्यूमोनिया के केस में बैक्टीरिया, और यहाँ जो पॉजिटिव एजेंट है वो वायरस है। कहते हैं लोग, कहते भी वायरल चला हुआ है ना, साधारण भाषा में कहते वायरल चला हुआ है ना। अब यहाँ पे ये क्या करता है, समझने वाली बात ये है, अगर मैं दोनों में डिफरेंस लिखने को बोलूँ, न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड में, एक रफ वर्क कर रही हूँ, तो पता है, न्यूमोनिया पता है, न्यूमोनिया में का जो आखिरी पार्ट है दैट इज एल्वियोलाई जो है। ठीक है, मैंने बोला वो फिर कॉमन कोल्ड जो है, अगर ये क्या है, कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड के केस में अब साफ साफ लिखेंगे कि यहाँ लंग का कोई भी पार्ट अफेक्टेड नहीं होता है, सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर से जो पार्ट है जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है ब्रीदिंग में, वो सिर्फ यहाँ पे अफेक्टेड होता है। ठीक है, मतलब नोज है, रेस्पिरेटरी पैसेज है, लेकिन लंग यहाँ पे अफेक्टेड नहीं हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है जिसको समझने में बच्चों को काफी दिक्कत आती है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बात बता दी है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। चलिए, तो इसमें क्या है, कॉमन कोल्ड की बात जब हम करें
तो यहाँ पे लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, रीनोवायरसेस infect the nose and the respiratory tract but not the lungs. लंग्स यहाँ पे अफेक्टेड नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ा फर्क है दोनों के बीच में। वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था, ये वायरस की वजह से हो रहा है। वहां पे अब वो पार्ट किसका है एल्वियोलाइट के रिगार्डिंग जब हम लोग बात करते हैं तो लंग्स का डायरेक्ट हिस्सा है वो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन कॉमन कोल्ड के केस में यहाँ पे लंग का कोई हिस्सा अफेक्टेड नहीं है, सिर्फ जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है ब्रीदिंग में, जैसे हमारा नोज है, नोज के बाद जो फेरिंग्स से नीचे जो पैसेज जो शुरुआत का आता है, बट उतना अफेक्टेड होता है इसमें, ठीक है। अब कॉमन कोल्ड के बारे में अगर मैं सिम्टम की बात करूं तो ये बच्चा बच्चा जानता है, बट लिख लेते हैं, अब है तो है, पढ़ना है तो पढ़ना है, फटाफट सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स है, सबसे पहली चीज इसमें क्या होगा कि नेजल कंजेशन होगा। ये तो फिर मानी हुई बात है। कॉमन कोल्ड में जो सबसे ज्यादा परेशान करता है वो क्या, नेजल कंजेशन। नाक बंद हो जाता है ना, ब्लॉक हो जाता है, नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन भी परेशान करता है। नेजल कंजेशन के साथ साथ ही डिस्चार्ज, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, सोर थ्रोट, ठीक है, होर्सनेस, घड़घड़ाहट जो होती है ना, होर्सनेस, कफ। और जितने दिन तक कोल्ड रहेगा उतने दिन तक हेडेक तो रहता ही रहता है। ये तो वन गेट वन होता है ना, फिर रहता ही रहता है हेडेक। टायर्डनेस एंड वीकनेस भी बहुत सारा है, छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं। चलिए, कॉमन से सिम्टम। और इसकी खास बात क्या है कि अगर आप कितना भी नुस्खा अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अगर आपको कोल्ड हो गया, ठीक है, कल एग्जाम है आपका, आप कितने भी नुस्खे को ट्राई कर लीजिए, हाँ कुछ अगर टफ एंटीबायोटिक खाते हैं, करेगा क्या वो, जो कफ है उसको ट्राई कर देगा और नेजल कंजेशन हो जाएगा। वो ठीक नहीं होता है एक्चुअल में, जो आपको फील होता है ना हम बिल्कुल ठीक हो गए, वो एक्चुअल में ठीक नहीं होता। अगर नेचुरली इसको छोड़ा जाए तो कॉमन कोल्ड ठीक होने में 3 से 7 दिन का टाइम लेता ही लेता है ना। तो यूजुअली कॉमन कोल्ड यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 डेज, 3 to 7 डेज, इतना टाइम तो ये लेता ही लेता है। अब इसकी स्प्रेडिंग कैसे होती है, अब एक छोटा सा केस देखिए।
स्टूडेंट है, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट है एक राइटिंग के लिए कर रहा है, ठीक है। अब इसको बार बार स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो जिस हैंकी का जिस यूज कर रखा है, ठीक है। तो अब पेन भी उसी हाथ से ये लिख भी रहा है उसी हाथ से, ठीक है। हैंकी का यूज भी उसी हाथ से कर रहा है। तो जो रीनोवायरसेस है वो तो इसके पेन के साथ भी अटैच होंगे। तो जब इसी के साथ ये अटैच होंगे तो अगर जो दूसरा स्टूडेंट है, ठीक है, तो ये अपना पेन लेके आया नहीं, तो ये इसको बोलेगा भाई अगर एक्स्ट्रा पेन लाया है तो मुझे दे दे, है ना। ये बोलेगा कोई बात नहीं, तुम मेरे इस पेन से लिखो, मैं निकाल लेता हूँ। ये बड़ा दरिया दिल इंसान है ना। एक्चुअल में क्या है, इसने यहाँ पे जो माइक्रोब्स थे वो इसको ट्रांसफर कर दिए इस पेन के थ्रू, ठीक। तो ये पता चलता नहीं। अब जैसे पहले पहले क्या अभी भी है, साइबर कैफे में एक कॉमन कीबोर्ड यूज हर कोई कर रहा होता है, करता है ना। हर अब आप साइबर कैफे में गए, कुछ भी करने आप गए, अब एक पर्सन था वो बैठ के यहाँ पे पहले से काम कर रहा था, इसको काफी सी इसको इसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रखी थी, एक्सेस कोल्ड हो रखा था, इसको बहुत ज्यादा स्नीजिंग वगैरह सब कर रहा था। ये यहाँ से उठ के गया, फिर एक दूसरा पर्सन गया यहाँ पे, हेल्दी पर्सन, वो बैठ गया। अब जब वो बैठा तो उसने इसी कीबोर्ड के बटन्स का यूज, ठीक है। हैंड वॉश इसने करा नहीं और बार बार ये अपने नाक को आंख को टच कर रहा है, मतलब माउथ को, और या फिर उसी हाथ से इसने खा लिया, तो डायरेक्ट जो इन्फेक्शन है। अब ये है, और ये पर्सन इसको नहीं जानता, दोनों ही एक दूसरे के लिए अननोन है। हो सकता है ये चला गया हो कुछ देर बाद गया हो ये, है ना। हो सकता है ये जब निकल गया हो 10 मिनट बाद ही गया हो। लेकिन किसी भी तरीके से इनडायरेक्टली ही सही, बट इस पर्सन ए ने पर्सन बी को कॉमन कोल्ड जो है वो गिफ्ट में दे दिया, वो इसको स्प्रेड करके चला गया यहाँ से, है ना। तो ये चीज है यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, बहुत छोटी सी बात है, आपको कोई काम नहीं किया है, ये आप जानते हैं ऑलरेडी। चलिए स्प्रेडिंग लिख लेते हैं फटाफट। स्प्रेडिंग कैसे होगी, साधारण सी बात है। तो स्प्रेडिंग ऐसे होगी कि अगर ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग droplets resulting from cough or sneezes cough or sneezes of an infected person of an infected person are either inhaled inhaled directly inhaled directly or ट्रांसमिटेड। पहला केस तो मैंने वो क्लासरूम में बैठे दो स्टूडेंट्स का बताया, डायरेक्टली भी इनहेल कर सकता है अगर स्नीजिंग कर रहा है तो। और दूसरा केस जो बताया मैंने साइबर कैफे वाला, वो इनडायरेक्टली हो गया, पहले बंदे को पता भी नहीं चला कि उसने ट्रांसमिट कर दिया दूसरे बंदे को, दूसरे को पता भी नहीं कि कहाँ से उसको कोल्ड हो गया। और डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड, बेचारा दूसरा बंदा बोलेगा घर जाके पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, कैसे कोल्ड हो गया मुझे, कहते हैं ना कई बार लोग। और ट्रांसमिटेड थ्रू थ्रू contaminated objects contaminated contaminated objects, ठीक है, such as
as pens, books। आजकल के डेट में तो मोबाइल्स भी लिख लीजिए, मोबाइल मतलब फोन्स। एक बंदे को बहुत ज्यादा कोल्ड हो रखा है, आपने उसका फोन ले लिया, उससे भी होगा आपको। कप्स अगर शेयर किया आपने। डोर नॉब्स, ये तो बहुत कॉमन है, इसे तो बहुत ज्यादा होता है। डोर नॉब्स। कंप्यूटर कीबोर्ड, जो भी मैंने एग्जांपल दिया आपको। कंप्यूटर कीबोर्ड, क्योंकि बच्चों की यही क्वेरी होती थी, मैम कंप्यूटर का कीबोर्ड क्यों लिखा है यहाँ पे, इस वजह से मैंने वही एग्जांपल देके आपको समझाया। और माउस, etc। किसी भी चीज से हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन जो टच करे और उसको छोड़ दे, और दूसरा जो हेल्दी पर्सन उसको टच कर रहा है, उसको ये स्प्रेड कर जाएगा, ठीक है। एंड कॉज इन्फेक्शन, एंड कॉज इन्फेक्शन इन अ हेल्दी पर्सन, इन अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, बस हो गया ये कॉमन कोल्ड ओवर। चलिए अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, हालांकि आपने मेरे साथ साथ नोट कर लिया होगा, इसमें कुछ था नहीं। अब मैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया समझाऊंगी आपको। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। मतलब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम बोलिए, मलेरिया का नहीं होगा, मलेरिया तो डिजीज है जो हो रहा है यहाँ पे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हो जाए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। आगे बढ़ती हूँ मैं। चलिए, ये चैप्टर तो काफी फास्ट मूव कर रहा है, दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में आगे भी। थोड़ा सिलेबस भी डन करेगा और जल्दी मैं ये 12th फिनिश कराऊं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन आंसर करा सकूं। ऐसे भी दिसंबर एंड में बैठे हैं हम लोग। वो तो ये बेवकूफ़ी है कि फर्स्ट टर्म एग्जाम की वजह से अभी तक आपको 6 चैप्टर तक समेट दिया गया। ऐसा होना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। कहाँ हम लोग पहले दिसंबर तक में पूरा सिलेबस जो है वो फिनिश करा चुके होते थे बच्चों को। अब तो रिवीजन का टाइम था, बट है ही नहीं, तो कोई बात नहीं। चलिए, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम बताना स्टार्ट करती हूँ मैं आपको। काफी आसान है, बस इसको समझना है ध्यान से। हो गया, अभी नहीं हुआ ना। नहीं बेटा, अभी नहीं। अभी तो यहाँ एक और भी करना है। एक हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ। मम्मी, ये वाइट कैसे हुआ? थोड़ा सा डायग्राम रहेगा ना तो ज्यादा आसानी होगी, उसके बिना तो इम्पॉसिबल। क्या होगा?
हम्म, क्या हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस डायग्राम के साथ। बहुत ध्यान से समझना है। इसमें से कितने क्वेश्चंस मैं नीट के निकाल सकती हूँ, काउंटिंग नहीं है उसकी, ठीक है। कुछ ना भी अगर आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे समझाने पे चलना है मुझे। बस ये कॉमन से छोटे छोटे जो डायग्राम है बस उतने की रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं चाहिए आपको। चलिए आप यहाँ पे सीख रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, दैट इज stages stages in the life cycle in the life cycle of of plasmodium। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहानी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि मैम इसको एग्जाम में लिखना कैसे है। तो यहाँ पे जो चीजें आपको समझाई जा रही हैं तो ये रिटन वर्क वन बन जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, ये एक ऐसा मॉस्किटो है, आपको दिख रहा है ये इसके हैंड पे क्या बैठा हुआ है, मॉस्किटो बैठा हुआ है, ठीक। तो सबसे पहली चीज ये है कि एक मॉस्किटो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, ये हेल्दी पर्सन है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे इन्फेक्शन होता हुआ दिखा रहा है तो ऑब्वियस हेल्दी पर्सन ही होगा, तभी हम इन्फेक्शन होता हुआ दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि जब एक मॉस्किटो हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, ठीक है, तो हेल्दी पर्सन को जब ये बाइट करेगा तो इसने क्या किया, स्पोरोजोइट्स जो कि इसके सलीवरी ग्लैंड में सेव था, ये देखिए सलीवरी ग्लैंड में जो इसने स्पोरोजोइट्स को स्टोर करके रखा हुआ था उसको इस पर्सन को इंजेक्ट कर दिया। उसको क्या किया, इस पर्सन को इंजेक्ट कर दिया। जैसे ही इसने उसको काटा या बाइट करा तो मॉस्किटो ने इस पर्सन को स्पोरोजोइट्स इंजेक्ट कर दिया। अच्छा ठीक। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये पर्सन इन्फेक्टेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द, उधर जाके देखो, उधर जाके देखो बेटा, आवाज खत्म है। हाँ, अब इसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेंशन द टारगेट ऑर्गन ऑफ स्पोरोजोइट्स। तो स्पोरोजोइट्स का जो टारगेट ऑर्गन है, ठीक है, वो लिवर है। क्या है यहाँ पे, लिवर है। अभी गया कैसे भाई, जब इसके यहाँ पे ये हैंड पे बाइट कर रहा है तो लिवर तक पहुंचा कैसे, एक ही रास्ता बचता है, ब्लड इज द ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। ब्लड ही है जो एक इकलौता फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ तक पहुंचा, लिवर तक गया, ठीक है। बिल्कुल साधारण सी सिंपल सी बात है, आपको समझ आ रही होगी, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस भी निकलते जा रहे हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या देखा, क्या इंजेक्ट करा इसने, स्पोरोजोइट्स। जब स्पोरोजोइट्स को इंजेक्ट कर दिया तो ये कहाँ गए, लिवर तक गए। कैसे गए, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू गए, ठीक है। तो टारगेट ऑर्गन क्या हो गया, लिवर हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये जो पैरासाइट है ना, मतलब जो स्पोरोजोइट्स का जिक्र कर
मतलब है असक्षय अपना नंबर बढ़ा रहा है लिवर सेल के अंदर, और जैसे ब्रस्ट करेगा सेल के अंदर, तो ब्रस्ट करने के बाद ये नंबर बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। और आरबीसी के ब्रस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है इन रेड ब्लड सेल्स bursting the red blood cells causing cycles of fever and other symptoms। एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि आरबीसी के ब्रस्ट करने के बाद कौन सा केमिकल सिक्रीट होता है, दैट केमिकल इज हीमोजोइन। लिखवा दूंगी मैं सब आपको, बस मेरा मोटिव अभी समझाना है। क्या है वो? हीमोजोइन है। और ये वही हीमोजोइन है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? शिवरिंग और चिल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। बहुत ज्यादा कपकपी होगी, ठंड बहुत ज्यादा लगेगी, तो उन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हीमोजोइन। तो जब ऐसा हो किसी पेशेंट के साथ, तो समझ जाना चाहिए कि अच्छा इसका मतलब है कि उसकी बॉडी के अंदर के जितने आरबीसी थे सारे ब्रस्ट होने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो हीमोजोइन की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या सीखा? जो आरबीसी के ब्रस्ट होने के बाद रिलीज होता है दैट इज हीमोजोइन। अब मैं बोल रही थी कि ये मतलब एक कहावत है ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, तो ये टू इन वन है। ये जो माइक्रो है ये क्या है? टू इन वन है। कैसे टू इन वन है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर ही रहा है, और बहुत ही समझदारी के साथ मेल और फीमेल गेमेट बना के भी बैठ गया। सेक्सुअल स्टेज को पूरा करने के लिए आरबीसी के अंदर ही गेमेटोसाइट्स को बना के तैयार करके बैठ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात ये है कि इतना ही काम ये ह्यूमन बॉडी के अंदर कर सकता है। इसके बाद ये मेल और फीमेल गेमेटोसाइट जो बन के बैठे हुए हैं, इसकी दाल नहीं गलेगी ह्यूमन बॉडी में। अब इसको मॉस्किटो का गट चाहिए, क्या करने के लिए? खुद का ये फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर इसी सेम पर्सन को एक दूसरे मॉस्किटो ने बाइट किया। हो सकता है ये इस टाइम ये मॉस्किटो बेचारा हेल्दी हो, बट कुछ भी हो सकता है, ये हेल्दी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे हमें क्या मतलब। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये मेल और फीमेल जो गेमेटोसाइट है, इसको मॉस्किटो का इंटेस्टाइन चाहिए। तो जैसे ही इसने क्या किया, बाइट करा, तो ये जो था मेल और फीमेल गेमेटोसाइट मॉस्किटो में चला गया। तो फीमेल मॉस्किटो जिसने गेमेटोसाइट्स को लिया ब्लड मील के थ्रू, ये तो आई खून पीने। ठीक है, तो ब्लड मेल के थ्रू ये गेमेटोसाइट्स को कंज्यूम कर लिया किसने? फीमेल मॉस्किटो ने। ठीक है, तो मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में ये मेल और फीमेल गेमेट का फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि मॉस्किटो किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है? इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, फिर ये जाके जो स्पोरोजोइट्स बने, ये स्पोरोजोइट्स जाके इसके ग्लैंड में स्टोर हो गए, और जो कहानी हमने जहां शुरू की थी वहीं पे जाके ये खत्म हो रही है। कैसे? वापस ये जो मॉस्किटो है ये रेडी है किसी भी ह्यूमन को बाइट करके वापस इस साइकिल को चलाने के लिए। तो ये इतने सारे स्टेजेस प्लाज्मोडियम के, किसके स्टेजेस हैं ये सब? प्लाज्मोडियम के स्टेजेस हैं। ठीक है, तो कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको एक और याद दिला दूं थोड़ा सा, जब आप क्लास 11th में, रफ वर्क है लिखेंगे नहीं, क्लास 11th में जब आप पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, आपने चैप्टर 2 पढ़ा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर 2 क्या पढ़ा था आपने? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब आपने 5 किंगडम कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एल्फिया। ठीक है, अब आइए, जब आप प्रोटिस्टा की पढ़ाई कर रहे थे, किसकी पढ़ाई कर रहे थे? प्रोटिस्टा की, तो उसमें आपने कैटेगरीज पढ़ी थी, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, है ना, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन। याद आया? प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स जो एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉफिक थे, तो यही तो प्रोटोजोन है। वो प्रोटोजोन में आपने पढ़ा था ना प्लाज्मोडियम का एग्जांपल, तो मैंने आपको पूरी हिस्ट्री याद दिला दी कि जब आप 11th में थे तो कैसे कैसे आपने इसको पढ़ा था। तो उस टाइम मैं आपको सिखाती थी, उस टाइम मैं बच्चों को ये सिखाती हूँ, देखो जब तुम लोग क्लास 12th में जाओगे तो यही वो प्रोटोजोन स्पोरोजोन है जो कि आगे जाके
इतना उत्पात मचाने का काम करेगा और मलेरिया को कॉज करने का काम करता है। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कहीं किसी पॉइंट पे कोई डाउट होगा, अगर होगा तो पूछ लेंगे मेरे से। चलिए थोड़ा सा नोट वर्क करते हैं इसके रिगार्डिंग। मलेरिया पढ़ रहे हैं हम लोग, आपको समझ में सब कुछ आया हुआ है, बस इसको थोड़ा सा समराइज करेंगे। चलिए हम लोग डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं मलेरिया के बारे में। बहुत सुना हुआ है, बहुत ज्यादा सुना हुआ है, बचपन से कॉमनली सिम्टम नहीं पता था जब बहुत छोटे छोटे आप होंगे, कुछ और हो ना हो, मलेरिया तो बच्चा ने जरूर सुना होता है ना। चलिए, तो ये कौन कॉज कर रहा है? प्रोटोजोन इसको कॉज करने का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज पॉजिटिव एजेंट ही देख लेते हैं हम लोग। मलेरिया पैथोजन और पॉजिटिव एजेंट, पैथोजन और पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, तो कौन कर रहा है? तो एक प्रोटोजोन कर रहा है। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्टिनिन प्रोटोजोन, अर्टिनिन प्रोटोजोन may lead to artinic protozoan causes this disease। पहले तो काफी ज्यादा डरते थे लोग इससे, बहुत पहले शुरुआत की बात मैं बता रही हूँ। अब तो मेडिकल साइंस ने जैसे जैसे डेवलपमेंट करी है, ठीक है, और इसकी डिफरेंट स्पीशीज है प्रोटोजोन की। तो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ चलिए, पहला है, तीन है इसमें, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम विवेक्स या वाइवेक्स भी बोलते हैं कई लोग इसको। पी ऐसे भी पी डॉट करके भी लिखा रहता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, फैल्सिपेरम। ठीक है, जब एग्जाम में ये हैंड रिटन होगा तो सबको आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सबको आपको क्या एक साथ नहीं, सेपरेटली, है ना, सबको आपको अंडरलाइन करना है। हो गया, ये तीनों क्या है? इसके पॉजिटिव एजेंट है। ठीक है, अब इसमें से भी बिल्कुल डेंजरस और मैलिग्नेंट टाइप का मलेरिया कॉज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि जो मैलिग्नेंट टाइप ऑफ मलेरिया है उसको कौन कॉज करता है, तीनों या एक चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जिस भी ऑप्शन में लिखा है उसको मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, मैलिग्नेंट मैलिग्नेंट मलेरिया
caused by malaria is caused by plasmodium एक मिनट ये हैंग कर रहा है by plasmodium falciparum plasmodium falciparum is the most serious one डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से एंड कैन इवन बी फैटल ठीक है डेथ भी हो सकती है इसकी वजह से चलिए अब अगर हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं मैं पेज चेंज कर रही हूँ लाइफ साइकिल जो है ना उसको हम लोग नेक्स्ट ही पेज से लिख लेते हैं ज्यादा बेटर रहेगा कोई रहने दीजिए जहाँ भी बाद में ठीक करूंगी मैं चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको इधर करने दीजिए हाँ अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे मैं पेज चेंज कर रही हूँ लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं मतलब स्टार्ट क्या करते हैं थोड़ा बहुत नोट करूंगी बहुत ज्यादा मैं नहीं लिखवाऊंगी वैसे भी अब लिखने वाली जो स्ट्रेटजी थी मतलब बहुत ज्यादा कि जिसमें पॉइंट नहीं और ऐसे पेज भरे जा रहे हैं उसको वैसे भी सीबीएसई ने बता दिया है अब टू द पॉइंट लिखने पर ही आंसर्स मिलते हैं बच्चों को चलिए लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम शॉर्ट में लिखूंगा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सबसे पहले क्या देखा आपने सबसे पहले आपने देखा प्लाज्मोडियम पहले प्लाज्मोडियम plasmodium enters into the human body enters the human body as as sporozoites इसी फॉर्म में एंटर हुआ as sporozoites ZOITES ठीक है स्पोरोजोइट्स ही इन्फेक्शियस फॉर्म है इसका इन्फेक्शियस फॉर्म है इसका ठीक देन अब ये होगा किससे ये किसके थ्रू हो रहा है तो यहाँ पे ये पॉइंट तो नहीं बोल सकते इसको इसको हटाना